गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस एंड स्टाइकियोमेट्री। लाइव क्लास को थोड़ा बहुत समझा था। स्टाइकियोमेट्री का मतलब है किसी भी रिएक्शन के पार्टिसिपेट करने वाले मोल्स के नंबर। जैसे ये इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इट मीन्स a और b दो रिएक्टेंट हैं, c और d दो प्रोडक्ट हैं। जब हम इन्हें रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल में लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वल में जो रिएक्टेंट हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है, इन दोनों रिएक्टेंट्स के आगे जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब माइनस लगेगा, और जो C और D हैं उनके आगे प्लस लगेगा। जैसे माइनस D मीन्स डेल्टा मतलब चेंज इन concentration of A upon change in time is equal to minus change in concentration of B divided by time। अब C की बात करें तो C और D में प्लस लगा है बिकॉज C और D प्रोडक्ट हैं। यदि इनके आगे मोल्स लिखे हो, जैसे ये नेक्स्ट नंबर में लिख रखा है, Br माइनस के आगे लिख रखा है 5, BrO3 के आगे है 1, H प्लस के आगे 6, अगर इस तरह के कोई मोल्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल में लिखते समय उनके आगे उतने ही नंबर का डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, ये 1 है, ये 6 है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम 1/5, 1/1, 1/6 और प्लस का 1/3 और H2O में भी 1/3। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। 11th में पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में लगता है, और वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू, तो प्रोपोर्शनेट का साइन लगा है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt मीन्स कंसंट्रेशन में चेंज बाय टाइम चेंज, एक्टिव मासेस के मल्टीप्लाई के। तो अब यहाँ एक्टिव मास अगर मैं कोई इक्वेशन ये मानती हूँ कि A, B और C है, उसके स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c मोल्स हैं, तो पावर ऑफ A, पावर ऑफ B और पावर ऑफ C रहेगी। अब बात आती है कि अगर इस प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाया तो हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट K लगाया है, और ये जो K है, ये K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? K इज रेट कांस्टेंट और रेट कोएफिशिएंट और स्पेसिफिक रेट को शो कर रहा है। अब अगर A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन सारी 1 मोल हो, 1 मोल पर लीटर हो, तो A की पावर A 1 हो जाएगा, B की पावर B और C की पावर C 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 dx/dt। dx/dt क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन, और K क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स व्हेन ऑल द सब्सटेंस आर इन 1 concentration, unit concentration, then the rate of reaction is equal to rate constant। जब हम कोई भी यूनिट मतलब कोई भी नया सिंबल पढ़ते हैं, या अगर अपन उसे न्यूमेरिकल्स में लेते हैं तो उनके यूनिट्स होती हैं, और यूनिट्स के लिए क्या क्या है तो एक बात क्लियर कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है और रेट कांस्टेंट के अलग। रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? dx/dt। dx मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कॉपी पेन लेके पहले एक बात क्लियर कर लें कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर पर टाइम। ये किसकी बता रही हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन की। अब बात आती है के की। के अलग अलग ऑर्डर पर के की यूनिट अलग अलग होती है। तो इस पेज पर अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है के की यूनिट। के मीन्स रेट कांस्टेंट। सबसे पहले अगर ऑर्डर 0 हो, हम लोगों ने लाइव क्लास में ऑर्डर निकालना पढ़ा था, पावर जो होती है वो ऑर्डर को शो करती हैं। सम ऑफ पावर, यहाँ सम तो 0 ही है केवल, तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ए की पावर 0। ए है एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस मीन्स मोल पर लीटर, और सेम चीज dx मीन्स मोल पर लीटर, dt मीन्स टाइम। तो इधर dx/dt जो हुआ है वो हो गया है dx के लिए मोल पर लीटर, टाइम के लिए, टाइम यहाँ पर हम सेकेंड ले सकते हैं,
मिनट ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं, कुछ भी, इसीलिए मैंने केवल टाइम लिखकर छोड़ दिया है यहाँ पर। अब बात आती है के की जगह, के ए की जगह, ए एक्चुअल में कोई सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0। किसी भी एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो के इंटू 1, तो के की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, के की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। टाइम नीचे था, उसे ऊपर की तरफ लिखा, टाइम की पावर -1। इसका मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम होती है। सेम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें, अपन हर बार किसी भी ऑर्डर का निकालने के लिए तरीका वही रखेंगे। सबसे पहले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट थी वो क्या थी, मोल पर लीटर पर टाइम। के की जगह के लिखा और ए की जगह ए है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 1। अब आप अगर अपन मैथ्स थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपन ये देख रहे हैं कि इधर मोल पर लीटर और इधर का मोल पर लीटर दोनों कैंसिल हो गया, बचा रह गया टाइम इनवर्स। सेम सेकेंड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम, ए की पावर 2 मोल पर लीटर की पावर 2, इस तरफ है पावर 1 और इधर है पावर 2, तो ये हो जाएगा पावर 1 - 2 अपॉन टाइम। 1 - 2 मतलब -1, तो आंसर हो जाएगा मोल की पावर -1 लीटर की पावर +1 टाइम इनवर्स। सेम चीज यदि मुझे किसी भी कंडीशन में n पावर, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो लास्टली आपका जो फॉर्मूला आपको वो याद करना है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम की पावर -1। 1 - n का मतलब अगर 10 ऑर्डर निकालना है तो 1 - 10 मतलब -9, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -9 लीटर की पावर 9 एंड टाइम इनवर्स। हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है ये लाइव क्लास में पढ़ लिया था। बात ये आती है कि मॉलिक्यूलरिटी तो आगे लिखे हुए मोल्स के नंबर हैं हुज पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती बिकॉज रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करेगा ही। अब बात ये आती है कि अगर पार्टिसिपेट करेगा तो किसी बैलेंस रिएक्शन में हम जानते हैं कभी भी वो फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होगा। इट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑलवेज बी इन होल नंबर्स, नॉट बी ज़ीरो। खास बात ये किसी भी रिएक्शन की रेट को डिफाइन नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से कहीं भी इफेक्टेड नहीं होती। अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स हुज कंसंट्रेशन विल बी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात ये रेट को डिफाइन करती है, इसके द्वारा रेट निकाली जाती है। ये तो हो गए डिफरेंस की बात। ऑर्डर निकालने के कुछ तरीके हैं जो अपन ने लाइव क्लास में ये कहा था कि 3-4 तरीके। फर्स्ट तरीका हमने कहा था या तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, तो अभी तो फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका, आपको इस तरीके से एक के की वैल्यू दे दी जाएगी। जब के की वैल्यू दी जाएगी और आप इस के की वैल्यू से उनके सारे पावर्स को प्लस कर दें, पावर प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी इट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एक प्रॉक्सी क्वेश्चन लिख रखा है कि एक रिएक्शन है 5A + 6B + 7C, मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई 18 और आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी A की पावर 3, B की पावर 2 एंड C की पावर ½ तीनों को प्लस किया, आंसर आया 11/2। तो ऑर्डर फाइंड करने का पहला तरीका बाय प्रैक्टिकल। दूसरा तरीका, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी होगी तो आप ऊपर की जितनी भी पावर है उन्हें प्लस कर लें। तीसरा तरीका, बुक के जितने एग्जाम्पल्स हैं उनकी ऑर्डर बुक में दी हुई है, उन्हें याद करना है। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl। एक खास बात ध्यान रखना, यहाँ पर
इस जगह पर लाइट लिखा हुआ मिलेगा, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिखना है। लाइट की प्रेजेंस में ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप जब कॉपी में उतारेंगे तो ये नाम साथ में लिखेंगे, जैसे ज़ीरो ऑर्डर कब है, जब वो लाइट की प्रेजेंस में हो। एस्टर, ये है एस्टर का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। नेक्स्ट है N2O5 का डिसोशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का है। एस्टर का वाटर हाइड्रोलिसिस भी फर्स्ट ऑर्डर का है। फॉस्फीन PH3 की मॉलिब्डेनम मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिसोशिएशन, क्योंकि ये टूट रहा है, ज़ीरो ऑर्डर है। सेम अमोनिया का टंगस्टन केस में कैटलिस्ट डिसोशिएशन ज़ीरो ऑर्डर। अमोनियम नाइट्राइड का थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि गर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ये फर्स्ट ऑर्डर। शक्कर शुगर सुक्रोज का वाटर हाइड्रोलिसिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं। ऊपर थी एस्टर का हाइड्रोलिसिस और ये लास्ट है शुगर का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये भी एक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें से एस्टर का हाइड्रोलिसिस और इन्वर्जन ऑफ शुगर की मॉलिक्यूलरिटी N2O5 वाली रिएक्शन में भी देखें, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है और ऑर्डर फर्स्ट है। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा हो, ऑर्डर कम हो या 1 हो, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड शुगर का हाइड्रोलिसिस आर स्यूडो, स्यूडो मतलब नकली, इनकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है और ऑर्डर 1 है, इसीलिए इन्हें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि एक और क्या तरीका है, तो नेक्स्ट तरीका है, फर्स्ट हो गया बाय प्रैक्टिकल, सेकेंड हो गया अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन दिए तो उसकी पावर को प्लस कर लें, थर्ड तरीका हुआ जो भी आपकी बुक में इक्वेशंस हैं उन्हें याद करें, चौथा तरीका, फोर्थ आपको कोई क्वेश्चन अगर मल्टीपल स्टेप में है, जैसे 2N2O5 = 4NO2 + O2, या तो उसकी रेट दे रखी होगी N2O5 की पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, या फिर आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस दी होंगी जिसमें N2O5 फर्स्ट स्टेप स्लो है, बाकी में अगर लिखा है तो ठीक, नहीं तो फास्ट लिखा होगा। कोई अगर मल्टीपल स्टेप्स में है तो सबसे पहले स्लो ऑर्डर जो है उसे देखें, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में एक ही N2O5 है। मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस के बाकी स्टेप्स को आपको नहीं देखना है, केवल स्लो स्टेप को देखना है। स्लो स्टेप में जितनी उसकी मॉलिक्यूलिटी हो, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसका ऑर्डर है। जैसे इस रिएक्शन में एक N2O5 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसकी ऑर्डर 1 होगी। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है कंसंट्रेशन। हम सब जानते हैं मोर द कंसंट्रेशन मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए बारिश के दिनों में क्योंकि आसपास वाटर पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए लोहे पर स्टेन जंग लगना बढ़ जाता है, बिकॉज मोर द कंसंट्रेशन मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड है टेम्परेचर। कई प्रैक्टिकल से ये पाया गया कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल से ट्रिपल हो जाती है। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन सब बढ़ जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होता है। मोर द सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं एक बड़ा पीस चौक का लूँ या किसी रिएक्टेंट का लूँ, उसकी बजाय उसका अगर चूरा लिया जाए बारीक पीस कर, तो सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब लोहे के बड़े पीस पे टोटल जो जंग लगेगा स्टेन, उसकी बजाय लोहे के बारीक बुरादे पर जंग ज़्यादा लगेगा। मोर द सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है।
दो लाइनें हैं यहाँ पर, फर्स्ट विदाउट कैटलिस्ट और सेकंड जो अंदर की तरफ है ये वाली विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। पिछली बार इसको अपन एग्जांपल से समझा था कि अगर ये टोटल कीमत है किसी मोबाइल को ख़रीदने की 10,000 और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यदि वो 8,000 हो जाती है या कम हो जाती है तो मोबाइल ख़रीदने वालों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। सेम जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, अब ये तो अपना अपना नेचर है, जैसे लिखी हुई ये दोनों रिएक्शन हमें सेम दिख रही हैं, 2NO+O2 और 2CO+O2, लेकिन NO+O2 से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनने वाला CO2 स्लो होता है। इसका कारण है NO के बीच के जो बॉन्ड है वो आसानी से रैप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि C और O के बीच के बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, इसीलिए रिएक्शन स्लो। तो यहाँ पर उसका खुद का नेचर हो गया। एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये सब पर लागू नहीं है, केवल वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो अगर लाइट मिलेगी तो ज़्यादा होगा, लाइट नहीं मिलेगी मीन्स अंधेरा होगा तो स्लो होगा। सेम H2+Cl2 अंधेरे में बहुत स्लो होता है और लाइट की प्रेजेंस में इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग